हेलो स्टूडेंट्स, अनु के पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 2 को स्टार्ट करेंगे। हमारी प्रश्नावली का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो जैसे कि पहला, अगर इसमें एक वर्ड है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जैसे आपने 7th या 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इससे पहले बताना चाहती हूँ कि चर और अचर राशियां अगर आप सभी को ध्यान में हो तो देखिए, चर राशियां कौन सी होती हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है। देखो, आसान भाषा में अगर हम समझें, कभी भी आपको अगर गणित के अंदर इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स दिख जाए, ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ भी, अगर आपको ऐसे वाले वर्ड्स दिख जाए गणित के अंदर, तो आप ये समझ लेना कि वो वेरिएबल्स हैं, वो चर राशियां हैं। अब मैंने इसको चर राशियों क्या बोला? देखिए, चर राशि का मतलब होता है वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, यानी कि हर प्रश्न में ना, जैसे मान लो आपके सामने मैंने लिख दिया 2x + 3 = 0, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का मान कुछ और आएगा। अगर मैंने लिख दिया 5x + 1 = 7, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है x का मान कुछ और आए। तो देखो, x का मान यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है। ये तो मैंने x लिया, a b c y z कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशियां बोलते हैं, या उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये बात है कि अचर राशियां क्या होती हैं? अचर राशियां, या इसको हम कांस्टेंट बोल देंगे, देखिए वे राशियां जिनका मान बदलता नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? अचर राशियां। जैसे अब गणित की जितने भी संख्याएं हैं हमारी, जितने भी हमारे गणित के अंक होते हैं, चाहे हम यहाँ हो या कहीं और गए हो, अगर एक है तो उस एक का मतलब एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक इक्वेशन में एक का मतलब कुछ और होता है, किसी अगर अलग क्वेश्चन के अंदर एक का मतलब कुछ और होगा, नहीं। इनके जो ये मान होते हैं ना, ये कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं, इनका मान चेंज नहीं होता। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अचर राशियां। और अगर आपको इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स दिख जाए कहीं भी, इसका मतलब वो होती है चर राशियां जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। तो देखिए, जब चर राशियां, जैसे इसमें आपको एक x दिख रहा है, ठीक है, और अचर राशियां जैसे कि 2 है और 3 है, जब चर और अचर राशियों को मिला के जो ये व्यंजक बना, इसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। अलजेब्रा जिसे हम कह देते हैं, ये बीजीय व्यंजक है। जैसे ये बीजीय व्यंजक है, ये भी कैसा है? बीजीय व्यंजक है। अब आप मुझे बताइए इसमें x क्या है? तो आप कहोगे कि मैम इसमें x तो है चर राशि, ठीक है, और इसके अंदर जो 5 है, वो 5 क्या है? इसके अंदर अचर राशि है, यानी कि कांस्टेंट है, 5 का मान तो ना बदलेगा। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई ये समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ बीजीय व्यंजक है, कोई बराबर का निशान नहीं लगा, नहीं लगा, लेकिन जब हम किसी बीजीय व्यंजक के साथ बराबर का निशान, जिसे हम समता इक्वल वाला निशान जो होता है, उसके साथ जोड़ दें, तो ये जो हमारा बना ना, इसे हम क्या कहते हैं? समीकरण बोलेंगे हम। देखिए, यहाँ सिर्फ 2x + 3 है, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक है। लेकिन जब 2x + 3 = 0 या इस बराबर की निशान का कुछ भी हो, तो ये क्या बन गई? हमारी समीकरण। और आपको मैं एक बात और बताऊं कि देखिए, अगर हम समीकरण के बारे में, वैसे तो आपने 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो भी समीकरण, समीकरण तभी बोलेंगे जब बीच में, यानी कि एक हमारा ये बायां पक्ष है इधर वाला, एक हमारा दायां पक्ष है, यानी कि एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और एक हमारा राइट हैंड साइड है। तो जो बराबर का निशान का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये कि हमारी समीकरण है, ठीक है, और इस समीकरण के अंदर जब भी हम इसको हल करते हैं तो इसका जो बायां भाग है वो हमेशा दाएं भाग के क्या आता है? बिल्कुल बराबर आता है, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। क्योंकि हमारी इस प्रश्नावली के अंदर हम इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, तो आप इसमें और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो पहले तो हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? चर राशियां क्या होती है? जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है, यानी कि वो वेरिएबल्स है। इंग्लिश वाले वर्ड्स दिख जाए तो वो चर राशि है, ठीक है। अचर राशि कौन सी होती है? जिनका मान जो होता है कभी भी बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, यानी कि जो गणित वाले अंक होते हैं, जो गिनती वाले अंक होती है, संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, जो भी आप सोन, तो इसको हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। जब चर राशि और अचर राशियों को मिला के जो हमने व्यंजक तैयार किया, ठीक है, उसे हम कह देते हैं बीजीय व्यंजक। और जब इस बीजीय व्यंजक में एक बराबर का निशान भी आ गया उसके सामने, चाहे 0 हो चाहे कोई और संख्या लिखी हो, तो ये क्या बन गई? समीकरण बन गई। और समीकरण में हमेशा कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक होता है उसका बायां भाग, एक होता है उसका दायां भाग। और समीकरण में बाएं भाग का मान दाएं भाग के बराबर होता है, तो हम कह देते हैं ये हमारी समीकरण संतुष्ट होती है। वो हम आगे देखेंगे। अब आप देखिए, हमारी प्रश्नावली का क्या नाम है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, मानो 2x + 3y, अब आप मुझे बताइए इसमें कितने चर है? तो आप देखोगे कि इसमें एक तो x है, तो ये भी चर राशि है,
और आप कहोगे कि मैम इसमें y है तो ये भी चर राशि है, तो इस तरह से इसमें तो दो चर हो गए। ठीक है, ये तो दो चर वाले बीजीय व्यंजक बन गया। लेकिन हम कैसी वाली पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि अब हम जो आगे जितने भी पढ़ेंगे उसमें कोई एक चर राशि होगी, कोई एक वेरिएबल होगा और बाकी गणित के अंक होंगे। जैसे मान लो इसको मैं ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देती हूँ, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था 2x + 3 बराबर 0। तो अब आप देखिए इसमें एक ही चर राशि है ना, तो एक चर वाले हैं। और रैखिक समीकरण, देखो समीकरण क्यों बोला, क्योंकि बराबर का निशान इसमें दिख रहा है तो भाई समीकरण है। ठीक है, और रैखिक समीकरण है। क्यों इसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, अगर आपको जो ये हमारी चर राशि होती है, अगर चर राशि की अधिकतम जो घात होती है, चर राशि की अधिकतम घात एक हो, सिर्फ एक। अब आप बताइए, यहाँ पे आपको x दिख रहा है, ठीक है, इस x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा इसको, तो यहाँ पे कितनी है, एक है। तो ये हमारी कैसी है, रैखिक समीकरण बनती है। ठीक है, हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपके सामने मैं ऐसे लिख दूं 2x² + 3x + 4 = 0, तो आप यहाँ देखोगे कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। ठीक है, एक चर वाली तो है लेकिन इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये फिर एक चर, ये रैखिक समीकरण बनेगी, फिर द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, जिसके बारे में हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसके बारे में ना पढ़ के अभी हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो अब आप देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, चर राशियां देखी जिनका मान बदलता रहता है, वेरिएबल्स। अचर राशियां जिनका मान नहीं बदलता रहता। चर राशि और अचर राशि को मिला के हम जब बनाते हैं तो वो बीजीय व्यंजक है। बराबर का निशान आ जाएगा तो समीकरण है, जिसमें दो भाग होते हैं, एक बायां भाग होता है और एक दायां भाग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर चर की अधिकतम घात एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये वाला देखिए, 3x = 2x + 18। अब आप देखिए, आप ऐसे मत बोलो कि मैडम x यहाँ भी है, मैडम x यहाँ भी है। इससे मतलब नहीं करता कि x यहाँ पे कितनी बार है। क्या x के अलावा कोई और इसमें आपको चर राशि दिख रही है, कोई और वेरिएबल दिख रहा है, कोई y z a b c दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सिर्फ x है। अब वो x चाहे कितनी भी बार हो, उससे मैटर नहीं करता। बात यह है कि यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, एक चर वाली रैखिक समीकरण। क्यों है, क्योंकि देखो x की घात अधिकतम कितनी है, एक ही है, इसलिए एक चर वाली रैखिक समीकरण है। समीकरण क्यों है, क्योंकि देखो आपको बराबर का निशान दिख रहा है। तो मुझे आई होप आपको अब इसके बारे में बेसिक बातें पता चल गई होगी कि हमारी प्रश्नावली जो हमें कह क्या रही है। अगर हमें इन चीजों के बारे में पता होगा तो अब हम इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इस चीज को चाहो तो बार बार रिवाइज भी कर सकते हो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हमें कैसे सॉल्व करना है। इसके बारे में हम अभी देखते हैं। जैसे आपकी प्रश्नावली जो 2.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला ही आपको ये कहता है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। ठीक है, इसका हम आज आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो है आपके सामने 3x = 2x + 18। वो कह रहे हैं समीकरण को भी हल करें, उसके बाद उसके उत्तर की जांच भी करनी है। तो पहले हम समीकरण हल करेंगे। तो देखिए, समीकरण हल करने का आपको एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ बच्चों। हमेशा ध्यान रखना, हमें पता है ये सारा हमारा गेम जिसमें किस चीज का चल रहा है, चर राशि और अचर राशि वाला चल रहा है। जब भी आपको कहते ना समीकरण को हल करो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, x वाली यानी कि चर राशि वाली सारी संख्या एक साइड कर लो और जो अचर राशि है ना वो सारी हमेशा एक साइड कर लो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जहां बड़ी राशि होती है, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती है ना उसको अपनी जगह से नहीं लाना। तो अब देखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3x, बराबर में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2x। अब आप मुझे बताइए, ये है 18, 3x बड़ा होता है कि 2x बड़ा होता है, तो ये तो हम कह देंगे भाई संख्या में 3 बड़ा होता है, ये बड़ा है, तो इसको हम नहीं उठाएंगे। ठीक है, हम इसको उठाएंगे। तो मैंने आपको अभी क्या कहा, बराबर का निशान तो अपनी जगह रहेगा, इसको तो हमें हिलाना ही नहीं है। चर राशि एक साइड कर लो, अचर राशि एक साइड कर लो। क्यों, क्योंकि हमें इसमें जो हमारी चर राशि दिख रही है ना x, इसका वैल्यू हमें इसको फाइंड करना है। अब देखिए, 3x तो अपनी जगह पे पड़ा था, अभी हमने इसको नहीं लाया। 2x यहाँ पे कौन किसका है, प्लस का है। देखिए, अगर इसके आगे कोई निशान नहीं लगा इसका मतलब ये प्लस का है। तो ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास की 4th प्रश्नावली में चीजें बताई जाती हैं कि अगर बराबर का निशान हो और हम किसी भी संख्या को उस बराबर के निशान के चाहे दाएं से बाएं लेके जाएं या बाएं से दाएं लेके जाएं, तो उसका जो निशान होता है ना वो बदल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे निशान किसका है, प्लस का है, तो ये उधर जाएगा, इस बराबर के निशान के इधर जाएगा, तो उसका मान किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2x यहाँ पे कैसा था, प्लस का था, इसको मैं चक के यहाँ लेके आऊंगी, 2x किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बराबर अपनी जगह पड़ा ही है। क्या मैंने 18 को हिलाया, नहीं हिलाया, प्लस का 18 है, प्लस का 18 अपनी जगह पे पड़ा है। अब हम इसको हल करेंगे। अब देखिए 3x किसका है, प्लस का,
ये है माइनस का। अब आप मुझे बताइए प्लस माइनस माइनस, तो 3x में से 2x जाएंगे तो कितने x बचेंगे? 1x बचेगा। वो भी किसका बचेगा? प्लस का ही बचेगा, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है और जब प्लस को निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, माइनस को हो तो हमें शो करना पड़ता है। अब ये देखिए 1x आ गया इज इक्वल्स टू 18 चल ही रहा है। अब चाहे आप 1x लिखो चाहे x लिखो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि इसको एक को इससे मल्टीप्लाई करो तो बनी आएगा, वरना आप ये भी कर सकते हो। हमें तो मान किसका निकालना है? x का निकालना है। x गुणा में है, बराबर के निशान के अगर इधर जाएगा तो वो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। और हमें पता है हम किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो हमेशा वही संख्या हमारे उत्तर में आती है। तो देखिए एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बराबर के निशान के हम किसी संख्या को लेके जाएंगे इधर से उधर तो उसका निशान बदल जाता है। प्लस वाली है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली है तो प्लस में हो जाएगी। गुणा में था तो भाग में चला जाएगा, और अगर भाग में है तो वो गुणा में चला जाएगा। ये चीजें हम 7th क्लास में पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न में हमने क्या किया, चर वाली राशि एक तरफ कर दी, अचर राशियां एक तरफ कर दी और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो बताओ हमारे पास चर राशि का मान कितना आया? 18 आया। अब प्रश्न में वो क्या कह रहा है कि चर राशि को हल करके उत्तर की जांच कीजिए। तो अब हम करेंगे उत्तर की जांच। देखिए उत्तर की जांच के लिए आप क्या करिए, जो भी आपको समीकरण जो क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है, आप चाहे इसको लिख सकते हैं समीकरण 1, आपका जो भी x का मान निकला है उसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। जहां जहां x दिखेगा ना वहां वहां हमें क्या रखना है? 18। अब देखिए यहां हम सॉल्व करेंगे, हम लिख देंगे x बराबर 18 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो अब आप देखिए क्या दी हुई है हमें समीकरण, समीकरण दी हुई है 3x बराबर 2x प्लस में 18। अब देखो हमें इसमें किसी को हटा अपनी जगह से हिलाना नहीं है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हम सिर्फ उत्तर की जांच कर रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया था कोई भी समीकरण तभी संतुष्ट होती है, सत्य मानी जाएगी, जब उसके बायां भाग और दाएं भाग आपस में क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो देखिए x का मान 18 है ना, अब जहां जहां x दिखे वहां वहां 18 रखना है। पहले तो आप ये देखिए 3 और x आपस में कैसे है? गुणा में है ना, तो 3 गुणा x का मान कितना? 18 बराबर अपनी जगह पड़ा है, 2 अपनी जगह पड़ा है क्योंकि x इसके साथ गुणा में है, तो गुणा में x का मान कितना? 18 प्लस अपनी जगह पड़ा है, ये 18 भी अपनी जगह पड़ा है। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको बोर्ड मास का नियम बताया था कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, उसके बाद डिवाइड भाग का सॉल्व करना होता है, फिर गुणा, फिर आगे जोड़ और घटाओ। तो अब देखिए अब आप इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा ही हम कर लेंगे। जैसे 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 54। अब यहाँ देखिए गुणा का निशान भी दिख रहा है, जोड़ भी दिख रहा है, तो हमें उलझना नहीं है। हमें पता है कि पहले हमें गुणा को हल सॉल्व करना है। तो गुणा किन दो राशियों के बीच में? इन दोनों के बीच में है ना, इसका मतलब हमें पहले इनको गुणा करना पड़ेगा। तो 18 दूना कितना होता है? 36 प्लस अपनी जगह पड़ा है, 18 अपनी जगह पड़ा है। देखो ये तो सॉल्व हो ही गया, ये तो अपनी जगह पड़ा ही है। यहाँ देखिए अगर आप 36 में 18 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा? 54 आएगा। अब आप बताइए इस समीकरण का बायां पक्ष भी कितना आया? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो भी कितना आया? 54। जो हमारा राइट हैंड साइड है, जो हमारा दायां पक्ष है, वो भी कितना आया है? 54। इसका मतलब हमारा बायां पक्ष और हमारा दायां पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब हमारी ये समीकरण संतुष्ट होती है, इसका x का मान क्या है? बिल्कुल सही है। बस इसी तरह से हमें इसी प्रश्नावली के आगे वाले प्रश्न भी करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 का, जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 5t माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस का 5। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको मैंने बताया था कोई भी अगर इंग्लिश वाला वर्ड दिख जाए तो वो हमारी चर राशि होती है। अब आप देखो अब टी दिख रहा है, आपको टी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये चर राशि है। और प्रश्न भी यही कह रहा है हमें कि चर का मान ज्ञात करना है, हमें फिर उत्तर की जांच करनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि चर राशियां एक तरफ कर लो, अचर राशियां एक तरफ कर लो। अब आप देखिए एक तो आपको चर राशि इसमें दिख रही है 5t, एक आपको इधर दिख रहा है 3t। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि बड़ी संख्या को अपनी जगह से नहीं लाना, बड़ी को वहीं पड़े रहने दो, छोटी को ले आओ। इससे क्या होता है कि वो माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5t अपनी जगह पड़ा है, हम इसको उठा के लेके आएंगे। अगर हम अचर राशि में देखें, जो कांस्टेंट राशि में देखें, तो ये माइनस का 5 है, ठीक है, ये माइनस का 3 है, तो क्यों ना हम इसको उधर लेके चले जाएंगे। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? चर राशियां एक तरफ कर रहे हैं, अचर राशियां एक तरफ कर रहे हैं। तो देखिए 5t अपनी जगह पे पड़ा है, ठीक है, ये बराबर का निशान अपनी जगह पे पड़ा है। ये 3t किसका था? प्लस का था ना,
3t प्लस का था, इस बराबर के निशान के इधर लेके आऊंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3t। ठीक है, ये माइनस का 5 अपनी जगह पड़ा है, मैंने इसको नहीं हिलाया, जहां पड़ा था वहीं पड़ा है, क्योंकि मैं चर राशि एक तरफ कर रही हूँ, अचर राशि एक तरफ कर रही हूँ। तो ये माइनस का 3 तो इधर बैठा है, इसको मैं उधर लेके जाऊंगी तो बताओ माइनस का 3 है यहाँ पे, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और देखो बच्चों, वैसे इसका दूसरा कंसेप्ट भी होता है कि क्यों ये माइनस और उधर जाके प्लस हो गया, वो हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। इस समय हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर बराबर के निशान के तरफ अगर हम रकम को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो निशान उनके बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे माइनस का 3 है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप देखिए 5t माइनस का 3t, 5t किसका है, प्लस का है, ये माइनस का है। अब आप मुझे बताइए क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब 3 में से 3t गए तो कितने बचेंगे, 2t बचेंगे। ठीक है भाई, 2t बचे, लेकिन आप मुझे ये बताओ रकम प्लस की बड़ी है कि माइनस की बड़ी है, प्लस की बड़ी है, इसका मतलब उत्तर भी हमारे किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, बराबर का बराबर। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब मुझे 5 में से 3 माइनस करने हैं, अगर 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब आप मुझे बताइए 2 तो बचे, लेकिन माइनस की रकम बड़ी है या प्लस की रकम बड़ी है, तो आप कहोगे मैम माइनस वाली रकम बड़ी है, इसका मतलब निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना है, हमें तो चर राशि का मान निकालना है। तो यहाँ पे है टी, अपनी जगह पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाला ये माइनस का 2 अपनी जगह पड़ा है, हमें तो भाई टी का मान निकालना है। दिक्कत कौन दे रहा है, ये 2 साथ में दिक्कत दे रहा है, इसको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो आप देखिए ये 2 कैसे है, इसके साथ गुणा में है, गुणा में है तो उधर जाके किस में बन जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये वाला 2 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए टी की वैल्यू फाइंड करें तो 2 है बटे में, या 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो बताओ किसका मान आया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। भूल गए भी, माइनस को मत भूल जाना, अगर माइनस को भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गणित के अंदर एक छोटे से माइनस का, प्लस का, जीरो का, हर चीज का फर्क पड़ता है, तो ये आप ध्यान से करना। जब भी आप कट करो तो आप ये ध्यान रखना कि हम अपने निशान को ध्यान रखते हुए करना। देखिए आपके पास टी का यानी कि चर राशि का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और जो भी आपका मान आता है वो हम किस में पुट कर देंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो देखिए आप लिख दोगे कि t बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ये मान हम इसमें पुट कर देंगे। तो पहले तो हम वो लिखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5t माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस का 5। जहां जहां t है वहां वहां हम कितना रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। तो ये देखिए 5 अपनी जगह पे पड़ा है, देखो 5 और t आपस में गुणा में है ना, इसका भी गुणा है। अब t का मान कितना है, -1 है, तो भूल के भी गलती मत करना कि ऐसे -1 लिख दो, कभी भी दो निशान एक साथ ऐसे नहीं लिखे जाते। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो माइनस वाली संख्या होती है उसे हम किस में ले लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ताकि हम प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम गलती ना कर दें। आगे माइनस है, 3 है, बराबर है, यहाँ देखिए 3 और टी आपस में कैसे हैं, गुणा में है, तो वही यहाँ करेंगे 3 गुणा, टी का मान कितना है, माइनस का 1 है, हम ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस का 1, माइनस का माइनस, 5 का 5। ठीक है, अब देखिए वही बोर्ड मास का नियम हमें ध्यान है कि भाई हम जब भी सॉल्व करेंगे पहले भाग को, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। अब आपको दिख रहा है ये माइनस तो बाद की बात है, पहले तो हमें इसको गुणा को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आप माइनस से कंफ्यूज मत होना, ये ब्रैकेट के अंदर है, इन दो रकमों के बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान है ना। तो हम देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, पहले तो संख्या को गुणा कर लो। ठीक है, ये प्लस माइनस का गुणा हम बाद में कर लेंगे। ये 5 है, ये 1 है, बताओ 5 एकम 5। अच्छा 5 किसका था, प्लस का, ये था माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, सॉल्व हो गया बस। आगे वाला जो दिया हुआ था माइनस का 3 वैसे के वैसे लिखेंगे, इक्वल का इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है प्लस का, 1 है माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस माइनस बाद में देखेंगे, पहले संख्या देखो, 3 एकम 3, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। आगे वाली जो रकम दी है वो हमने वैसे के वैसे रखी। अब यहाँ देखिए बताओ माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 5 और 3 को हमें जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 3 8 तो आ गए, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। बराबर का निशान दिया ही है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा, और निशान किसका आएगा, माइनस का। अब आप देखिए क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड जो आपका बायां पक्ष है, क्या वो आपके राइट हैंड साइड दाएं पक्ष के बराबर है, क्या बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए
कैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, एक ही बात ध्यान रखनी है, चर वाली राशि एक तरफ कर दो, अचर राशि एक तरफ कर दो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, माइनस की गलती ना हो जाए इसलिए उसको ध्यान में रखना है। फिर जहां जैसे जिस दिया हो उसको पुट करिए, जब हम जितना इन प्रश्नों को दोहराएंगे वैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 5x + 9 = 5 + 3x। दो क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगी मैं अब आपको। और एक 4 नंबर क्वेश्चन है इसका, 4z + 3 = 6 + 2z। अब देखो सेम वही, हमें तो क्या करना है, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। अब देखिए रैखिक समीकरण ही तो है, ये 5x है, ये 3x है, बताओ किसको उठा के लेके आएंगे, 3x को उठा के लेके आएंगे ना इधर तरफ, बराबर की इधर तरफ, क्योंकि हमें चर राशि एक साइड कर लो, अचर राशि एक साइड कर लो। बराबर अपनी जगह पड़ा है, 5x अपनी जगह पड़ा है, 3x प्लस का था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 अपनी जगह पड़ा है, ये प्लस का 9 है, उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। अब आप में से कोई डाउट करेगा कि मैडम आपने कहा था कि बड़ी वाली रकम को हिलाना नहीं होता है, वहीं लेके आना होता है। देखो हम चर एक तरफ कर रहे हैं, अचर एक तरफ कर रहे हैं। अब हमने चर का बड़ा देख लिया ना, उसको नहीं हिला रहे। अब अचर राशि चाहे बड़ी हो, में उसको तो साइड लेके जाना पड़ेगा, तभी हमारा मान निकलेगा। तो देखिए चर राशि एक तरफ करनी है, अचर राशि एक तरफ करनी है। अब किसी एक में तो माइनस का होगा ही संख्या में, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना हमें वहां पे। तो हमने इसको सोल्व किया। ठीक है, ये प्लस का 9 था, कहाँ चला गया, माइनस का 9 उधर जाके। अब बताओ प्लस माइनस माइनस, 5x में से 3x गए तो कितने बनेंगे, 2x बनेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता तो घटा तो दिया, निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। बराबर, यह देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि 9 में से 5 के कितने बचे, 4 बचे, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। अब बताओ मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है। ये दिक्कत कौन दे रहा है, साथ में 2 दे रहा है, इसको लेके जाना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। एक्स अपनी जगह पड़ा है, बराबर अपनी जगह पड़ा है, माइनस का 4 अपनी जगह पड़ा है। ये 2x था, 2 गुणा में है, तो उधर जाके किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब आप देखिए ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आप बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में तो भूल जाना, माइनस का 2, तो x का मान आ गया माइनस का 2। अब जब आप इस वैल्यू को इसमें फाइंड करेंगे, इसमें रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी समीकरण सत्य है। कैसे, हम करके देखते हैं फिर से। वो देखियो 5x + 9 = 5 + 3x। जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या रखूंगी, माइनस का 2। देखो 5 गुणा माइनस का 2 प्लस का 9 पड़ा है, 5 + 3 गुणा माइनस का 2। उत्तर की जांच ही कर रहे हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में की थी। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, ये माइनस का 10 प्लस का 9, यहाँ पे देखिए 5 वैसे के वैसे, प्लस माइनस माइनस और 2 दिया 6, तो माइनस का 6। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस के 10 में से प्लस का 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस का 1 आएगा। तो अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, सेम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे हमारी चर राशि कौन सी है, बताओ चर राशि क्या है, जेड है। ठीक है, ये है 4z, वो रहा 2z। हमें क्या काम करना है, चर राशि एक तरफ करनी है, अचर राशि एक तरफ करनी है। तो देखिए बराबर अपनी जगह पड़ा है, ये देखो 4z अपनी जगह है, 2z यहाँ किसका था, प्लस का, इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 6 अपनी जगह पड़ा था, ये प्लस का 3 था, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस, 4z में से 2z गए तो कितने बचे, 2z बचे, बराबर का बराबर, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। हमें तो जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिक्कत दे रहा है, इसको उधर ले जाएंगे, गुणा में है तो उधर जाके किस में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। 3 जगह पर अपनी जगह पड़ा था, कि 2 गुणा में है, इधर जाके भाग में। तो अब आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको भाग करके पॉइंटों में सॉल्व करो, कोई जरूरी नहीं है। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अगर आपको लगता है नहीं मैम हमें तो ये इसको भिन्न रूप नहीं चाहिए, सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आपको पता है ना, अगर जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस करोगे 3 में से 2 गया 1। अब 2 के पढ़े में 1 तो नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, 0, 2 5 10। तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी जेड की, 1.5 आ जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि तुम्हारी अभी
दशमलव वाली संख्या वैसे तो आपने 7th क्लास में पढ़ी है, अगर आपको लगता है आप नहीं समझते तो आप ये भी लिख सकते हो, वरना ये भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने ये बोले चर राशि का मान निकालो, ये नहीं कहा पॉइंटों में निकालो। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर दीजिए ताकि हम जांच कर सकें कि भाई हमारा क्वेश्चन का जो उत्तर है वो सही है कि नहीं है। जहां जहां जेड है वहां वहां क्या रख दो, 3/2 रख दो। ठीक है, 4 गुना जेड की वैल्यू 3/2 प्लस में 3 अपनी जगह पढ़ाई है, बराबर का बराबर है 6 का 6 प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू में जेड की वैल्यू 3/2। वही हमें पहले गुणा को सॉल्व करना होता। अब देखिए ये वही वाली बात चीज आ गई ना जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ समझिए ये लिखा है 4 गुना 3/2, तो हमेशा ध्यान रखना ये 4 अंश में लिखा है, इसके बटे में कुछ नहीं लिखा है, इसका तो बटे इसके बटे में कौन है, 1 है, हर में कौन है इसके 1 है। अंश का गुणा हमेशा अंश के साथ करना है, हर का गुणा हमेशा हर के साथ करना है, ये ध्यान रखना गलती ना हो जाए। और जब गुणा में संख्याएं होती है ना तो ऊपर नीचे सेम पहाड़े से कट भी सकती है, अगर काटे तो। अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, चाहे गुणा कर लो चाहे पहले काट लो, ये देखो 2 है, इसके साथ कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 2 गुना 3 आया तो कितना आ जाएगा 6, प्लस का प्लस 3 का 3 इज इक्वल्स टू 6 अपनी जगह पड़ा है। यहाँ देखिए क्योंकि ये 2 आपस में कट सकता है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा था तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 प्लस में 3। यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितने होते हैं 9, 6 और 3 कितने होते हैं 9, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस 2.1 में जो क्वेश्चन दिए हैं आपको जितने भी, उसमें हमें क्या करना है, चर राशि एक तरफ करेंगे, अचर राशि एक तरफ करेंगे और उनका मान निकालेंगे। तो आज हमने इसके कितने क्वेश्चंस किए, इसके बेसिक कंसेप्ट समझे कि होता क्या है, फिर हमने क्या किया, इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उत्तर की जांच की है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाकी के क्वेश्चन बच गए उनको हम सॉल्व करेंगे, और उन क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि हमें कहीं कहीं लघुत्तम लेना पड़ेगा, कैसे हम तिर्यक गुणा करेंगे, उन चीजों को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।